हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जिसमें आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और खास करके गवर्नर जनरल, वाइस रॉय और किसके शासनकाल में क्या हुआ, किसने कौन सी एक्ट्स लाए, कौन से बिल पास किसने किए, किसके शासन में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई, उस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को पूछ जाएंगे। कब सब किसका ये जो समझौता हुआ किसके शासनकाल में हुआ, तो ये ऐसा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपको एसएससी के हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, आपको नॉन टेक्निकल के हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाने से पहले कर जाएं। अगर मेरा यकीन माने आप यदि इन सवालों को करके जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल डेफिनेटली नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके एग्जाम्स डेफिनेटली लड़ेंगे। अगर सबूत अगर आपको चाहिए इस पे, तो कोशिश करें कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप उसे एक बार उलट कर देख लें। प्रीवियस ईयर वगैरह जो क्वेश्चन है आप उसे एक बार उलट कर देखें कि सवाल कहाँ से आया है। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो एक एनालिसिस के बाद, एक प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखने के बाद फ्रेम हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि जो आज का लेक्चर है उसे आप स्किप किए हुए बिना पूरा देखेंगे, ताकि एक एक चीज आप वीडियोज में ही याद कर लें, वीडियोज में ही आपको वो कंप्लीट हो जाए। उससे पहले एक और बात कि यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट कंटेंट है वो नोटिफिकेशन जो आता है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए आपका आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है वो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चंस है। मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस है, न्यू टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन है जो आजकल पूछ रहे हैं। तो याद ऐसे रखना है इस सब क्वेश्चंस को आपको कि दोबारा आप भूले ना। कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप रिविजन करते हुए भी पढ़ेंगे और कॉपी में नोट डाउन करते हुए रहेंगे और खुद से ये एनालिसिस करेंगे वीडियो के दौरान कि आपको कितना याद रह गया था, कितना याद था, कितनी चीज़ों को आप जानते थे और कितनी दफ़ा ये सवाल पूछे गए आप ये भी जानते होंगे। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी वाइसराय जनरल है या गवर्नर जनरल है, उन चीज़ों को आप जितना मैं आज बता रहा हूँ वो चीज़ आप याद रख कर जाएंगे। दोस्तों, एग्जाम में आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, PDF के भरोसे आप ना रहें, शॉर्ट नोट्स के भरोसे ना रहें। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। तो कोशिश करें कि जितनी चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ उतना आप कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन PYQs। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, वो कब हुआ। पहला सवाल जो है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार कहा जाता है, वो कब हुआ। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर में वहाँ जो जालियांवाला बाग है वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण रूप से वहाँ पे क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक से जो जनरल डायर है उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया और गोलियां चलाई। तो इसी के जो परिणाम स्वरूप जो अमृतसर नरसंहार है उसे एक मतलब दुखद घटना माना जाता है। और याद रखेंगे ये हत्याकांड जो मैसेकेयर, दैट मीन्स देखिए नरसंहार का इंग्लिश मैसेकेयर होता है, ये भी याद रखेंगे। अमृतसर मैसेकेयर, कंफ्यूज नहीं होना है, मैसेकेयर करके भी देगा। तो याद रखेंगे कि जो ये मैसेकेयर हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए दुखद घटना, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से सवाल करा रहे थे उस समय। पहले इसके ऑप्शन सुन लीजिए आप। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब मैं आपको पढ़ा रहा था आज के पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका शासनकाल कब था, उसके समय पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। उस समय अगर वो डेट आपको याद रहेगा कि उसका जो शासनकाल क्या था, तो उस अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को मार देंगे आंसर। मैंने बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक जब हुआ था, रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हुआ था, तो उस समय याद रखना है आपको
कि उसका जो शासनकाल था उसमें 1917 1918 मैंने बताया था। तो याद रखना है दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि 1917 में उसका शासनकाल था तो उसी के अप्रॉक्स इसका जो हुआ होगा डेट होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी छाट सकते थे। 1947 इस समय तो था नहीं है, 1784 इस समय भी नहीं था, 1813 जो चार्टर एक्ट उस समय भी नहीं था, 1917 मैंने बताया था मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट जो आया था, रिफॉर्म्स आया था। तो याद रखेंगे कि जो इसका राइट आंसर है वो भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज के पास हस्तांतरित कर दिया। देखिए दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थे वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए। ऑप्शन है आपके चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1835, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1818। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शंस डाले हुए हैं, चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे और डेफिनेटली मैं भी ये कोशिश करूंगा कि चार्टर एक्ट जितने हैं एक वीडियो जैसा लाऊं जिसमें जितने भी चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं वो मैं करवा दूं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जितने भी हैं 1935 के जो भी हैं वो मैं करवा दूँ, करवाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय लग रहा है कंटेंट आने में क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पर डिलीवर करना है और मैं भी मेरी भी पर्सनल लाइफ है तो उसमें भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो तब तक मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले। 90 डेज में मैं पूरा ही चार्टर एक्ट वगैरह भी करवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल यहाँ बनते हैं। तो देखिए जो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1835, चार्टर एक्ट 1818 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। दोस्तों ब्रिटिश संसद के पास जो अधिनियम पास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था उसको ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन के पास कर दिया जाए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत किया गया। याद रखना है इस चीज को दोस्तों, 1858। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आप टिक कर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया, ट्रांसफर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु हैड गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी। दोस्तों हड़प की नीति जो थ्योरी है वो किसने दिया, हु हैड गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी। ऑप्शंस है कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों इसमें चारों जो ऑप्शंस है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में मैं आपको डील कर देता हूं अभी। देखिए कॉर्नवालिस के बारे में जान लेना है आपको कि जो भारत में सिविल सर्विस के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो कहा जाता है कॉर्नवालिस को कहा जाता है। याद रखिएगा जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है कॉर्नवालिस को। फिर विलियम बेंटिक के बारे में जानना है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो विलियम बेंटिक था। याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। वहीं अगर बात कर दे कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। आप लिख लेंगे, इस चीज को लिख लेंगे, आप कोशिश करेंगे। चलिए मैं बोलता हूं आप लिखते जाएं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ठीक है। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैं बंगाल बोल रहा हूं, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। फिर इसका जो राइट आंसर है जी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति की जो थ्योरी दी थी, जो पॉलिसी की थ्योरी दी थी, उसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत चीज याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में भारतीय में रेल चली थी फर्स्ट टाइम। याद रखना मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, याद रखना इस चीज को। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय रेल चली थी 1853 में। कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। याद रखना है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी मैंने बताया लॉर्ड माउंटबेटन। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज कि आपसे जब पूछे थे कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आफ्टर स्वतंत्रता, आफ्टर फ्रीडम, वो कौन थे, तो सी राजा गोपालचारी। याद रखना है सी राजा गोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तीन चीजें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया मैंने बोला फ्रीडम इंडिया नहीं बोला, फ्री इंडिया नहीं बोला, उसका विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर फ्रीडम सी राजा गोपालचारी।
एंड लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया माउंटबेटन। इस चीज़ों को याद रखना है, आपको भूलना नहीं, जैसे मैंने सिक्वेंशियल वे में बोला है आप कॉपी में लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वैधानिक आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 में जिसकी हुई की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों याद रखना है कि 1928 में ही भारत में साइमन कमीशन आया था। 7 सदस्यीय आयोग था, याद रखना इस चीज़ को। आपसे यदि पूछ दे कि साइमन कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो गठन हुआ वो कब हुआ, तो 1927 में। याद रखना है इसका गठन जो हुआ था 1927 में, लेकिन पूछ दे साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928। याद रखना है 1927 में गठन हुआ, 1928 में भारत आया। 7 सदस्यीय आयोग था, 7 मेंबर्स थे इसमें। तो पूछा है आपसे दोस्तों, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जिसकी 1928 में जो हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डैनियल रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ, सर जॉन साइमन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें मैं आपको डील करूँगा। साइरल रेडक्लिफ, देखिए दोस्तों ये साइरल रेडक्लिफ जो है, साइरल रेडक्लिफ इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान, याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण किया गया था, रेडक्लिफ रेखा, इनके द्वारा ही किया गया था, इन्हीं के नाम पे वो रेखा का नाम भी है। जॉन साइमन जिसने साइमन कमीशन का गठन किया, और जो ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है 1928 में जिसका गठन होता है, इसके अध्यक्ष भी यही थे, साइमन कमीशन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मैंने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार होता है 1970 में, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है, तो याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सर जॉन साइमन। देखिए दोस्तों मैं सर और लॉर्ड लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं इन सबके ऑप्शंस में सर और लॉर्ड लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए कि चेम्सफोर्ड वगैरह कौन था, ये अंग्रेजी चोर था, इसलिए मैं लॉर्ड लगा देता हूँ, नहीं तो है तो ये चोर ही, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? मैंने एक बार और करवाया था, आज भी कह देता हूँ, पूछा हुआ सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। देखिए दोस्तों याद रखेंगे इस चीज़ को कि इसमें जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है जो लिटन के शासनकाल में आता है। तो सबसे पहले जो पत्रिका बैन होती है वो पत्रिका इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, रुक जाइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, वो जो पत्रिका थी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जिसे सबसे पहले बैन किया गया। और फिर सेकंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखेंगे इनका भी आपने नाम सुना होगा। थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, और सती प्रथा के अंत करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने मिलकर इस जंग में लड़ाई की ताकि इस चीज़ को, सती प्रथा को बंद किया जाए। तो इसका राइट आंसर जो है राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। आपसे पूछ दे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किसने की, या उनका जो आज प्रेजेंट में नाम भी है, तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो काशी विश्वविद्यालय था, जिसे पहले काशी विश्वविद्यालय कहते थे, उसकी स्थापना भी इन्होंने, स्थापना में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखेंगे इस चीज़ को। और मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज़ की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो पत्रिका थी वो बैन हुई थी, क्या थी मैं बता दूंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका शायद नाम ध्यान नहीं नाम आ रहा है, मैं उसका नाम लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, या तो नहीं तो ड्रॉप कर दूंगा, या मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को बता दूंगा। ये भी क्योंकि पूछा हुआ सवाल है कि जो 1878 में जो पुस्तक बैन हुई थी, जो 1878 में जो बैन हुआ था, फर्स्ट जो बैन हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू, वो कौन सा था, कौन सी पत्रिका थी वो, उसका नाम दोस्तों याद नहीं आ रहा अभी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, तब तक फिर मैं उससे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए दोस्तों आपसे पूछा है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से भी सवाल रहेगा कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, या सहायक संधि जो नीति है वो किसने लाई। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए मैंने इन तीनों के बारे में तो पहले से डेफिनेटली आपको ये बता रखे हैं, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, चेम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो लॉर्ड वेलेस्ली है, याद रखिएगा। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी के फादर कहे जाते हैं, या जो इसने इसे इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज किया, प्रस्ताव किया रखा, चाहे जो प्रस्तावित किया, वो लॉर्ड वेलेस्ली है, याद रखेंगे। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम? देखिए दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली जो है, रैयतवाड़ी जो प्रथा है, उसे किसने लॉन्च किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? देखिए दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है।
जो भूमि कर है उससे संबंधित एक रैयतवाड़ी सिस्टम है, प्रथा है। जो रैयतवाड़ी है वो एक टैक्स था जो भूमि पे लगता था, लैंड टैक्स है, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स है, भूमि राजस्व टैक्स है एक तरह से। तो याद रखना इसका ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, थॉमस मुनरो। देखिए दोस्तों, एक सवाल आपको और यहाँ पे याद रखना है कि बंगाल विभाजन, आपसे सवाल पूछ लेगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ। खैर वो तो मैं लाड़ दूंगा बाद में, लेकिन आप अभी तत्काल याद रखें लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905। याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन होता है। चलिए इसका जो ऑप्शन है आपने देख लिए होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों याद रखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। इसका राइट आंसर थॉमस मुनरो है। फर्स्टली लॉन्च्ड इन 1820 एट मद्रास। ये भी याद रखेंगे सबसे पहले कहाँ लगा, 1820 में मद्रास और बम्बई में भी लगा था। याद रखेंगे बम्बई में भी लगा था और मद्रास में भी लगा था, लेकिन सबसे पहले मद्रास में लगा था। याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जो नीचे देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। मैंने अभी जैसे ऊपर चर्चा किया कि कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस के जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु रिपील्ड दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। दोस्तों रिपील्ड एट मींस निरस्त, लाया कौन था, लिट्टन ने लाया था। कब लाया था, 1878। निरस्त किसने किया उस चीज़ को, वही आपको बताना है। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलोजली। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है, देखिए 1882 बोला। याद है एक चीज, 1881 में फर्स्ट रेगुलर सेंसस होता है। 1881 में फर्स्ट रेगुलर सेंसस होता है। कौन करवाता है, लॉर्ड रिपन। तो ये अप्रॉक्स देखिए ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रिपील किया मतलब निरस्त किया 1882 में। तो दोस्तों 1881 में जब सेंसस हुआ था उस समय जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड रिपन था। तो उससे बस एक साल आगे है, तो डेफिनेटली उसी के रहा होगा करीब। तो याद रखिए कि लॉर्ड रिपन, इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिट्टन 1878, लॉर्ड मेयो 1872। याद रखिएगा लॉर्ड लिट्टन 1878, लॉर्ड मेयो 1872 में जो फर्स्ट सेंसस कराता है जो इरेगुलर था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के पिता कहा जाते हैं ये। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट लाया कौन, लिट्टन ने 1878 में, लेकिन इसे रिपील्ड कौन किया, निरस्त किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हु प्रपोज्ड द इल्बर्ट बिल। दोस्तों हु प्रपोज्ड, हु इंट्रोड्यूस्ड द इल्बर्ट बिल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा। 1883 ये भी उसी के अप्रॉक्स में है, 1881, 82, 83 उसी के अप्रॉक्स में है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने कुछ लिखे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी ने रिपील किया, रिपील निरस्त किया डेट मीन्स। और सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस और इल्बर्ट बिल, इसका राइट आंसर है दोस्तों इल्बर्ट बिल जो आया वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। इन्होंने ही प्रस्तावित किया था, इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन मैंने बताया, और लॉर्ड डलहौजी इंडियन रेलवे इन्हीं के शासनकाल में आया 16 अप्रैल 1853। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसे आपको पढ़ के जाने। और भी क्वेश्चंस हैं जिसे मैं वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि आपको इन सबको पढ़ जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।